हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो डे 1 जो हमारा था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया अपना स्टोन एज, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया वैदिक एज। इस वीडियो में जो हमारा डे 2 है एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करने में, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महाजनपदास एंड मौर्यन एम्पायर्स। इन दो टॉपिक से प्रीलिम्स में गारंटीड 2 क्वेश्चन आने हैं, आप लिख के ले लीजिए। तो प्लीज इस टॉपिक को कंप्लीटली पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। इन टॉपिक को हम कवर कैसे करने वाले हैं, पहला हम लोग लूसेंट से रेफरेंस अपना लिया है मैंने, फिर घटना चक्र से भी लिया है एंड थर्डली एनसीईआरटी से लिया है। इन तीनों को मिला के मैंने ये टॉपिक का समराइज करके अपने कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कंसाइज नोट्स बनाए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए मेरा इनिशिएटिव, मेरा फ्री पढ़ाना आप लोग को, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड सेकंडली मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं और कैसे इंप्रूवमेंट कर सकूं इसके बारे में कमेंट करिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करिएगा। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग जो प्रीवियस क्लास में जो डे 1 में हम लोगों ने पढ़ा उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। डे 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा स्टोन एज, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वैदिक एज। ठीक है, तो पढ़ा क्या क्या हम लोगों ने उस पर ध्यान दीजिए। स्टोन एज में हमने पढ़ा कि इंसान जो था उसे फायर की नॉलेज हो चुकी थी, व्हील की नॉलेज हो चुकी थी, एग्रीकल्चर की नॉलेज हो चुकी थी एंड उसके बाद उसे एनिमल हस्बेंड्री की नॉलेज हो चुकी थी। ठीक है, वो गैदरिंग एंड हंटिंग से एक सेटलमेंट लाइफ की तरह बढ़ रहा था। ठीक है, फिर हम लोग ने देखा कि इंसान जब सेटलमेंट लाइफ में बढ़ जाता है, सेटल्ड हो जाता है, उसके बाद उसने एक कल्चर, एक सिविलाइजेशन बनाना शुरू किया। ठीक है, जिसे हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला। ठीक है, इसमें उसने टाउन्स बनाए, अच्छे अच्छे घर बनाए, डैम्स बनाए, नहरें बनाई, कैनाल्स बनाए, वाटर हार्वेस्टिंग की चीज़ें बनाई, कुएँ बनाए। ठीक है, ट्रेड करना शुरू किया एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जैसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा। उसके बाद ग्रैनरीज बनाया, उनके एग्रीकल्चर में उनके पास ज़्यादा सरप्लस बचने लगा तो उन्होंने ग्रैनरीज बनाई। फिर जब ये चीज़ खत्म हो गई तो इंसानों ने सोचा कि अब ये सब तो हो गया, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कोई ऐसा टेम्पल के या पूजा पाठ के ज़्यादा सबूत नहीं मिले, ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिले हैं। हमें जो मिला है वो बस यह क्या कि लिंगम एंड यूनि की पूजा होती थी। वो लोग नेचर वर्शिपर थे और एक पशुपति नाथ की सील मिली जिसे हम लोग महादेव, आजकल महादेव से उसको रिलेट करते हैं, एंड एक मदर गॉडेस की सील मिली है जिनके आसपास से बहुत सारे पेड़ पौधे उग रहे हैं तो उनको नेचर की देवी माना गया है। ठीक है, तो यही 3 एविडेंसेस में मिले हैं। फिर वैदिक एज आती है। वैदिक एज में हमारे रिचुअल शुरू होते हैं जिसमें हमारे 4 वेदास लिखे जाते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। उसके बाद हम लोग इसमें सेक्रीफाइसेस शुरू करते हैं जिसमें एनिमल सेक्रीफाइस और भी बहुत हवन कांड को अश्वमेध एंड एवरी काइंड ऑफ हवन आप जैसे जानते होंगे। ठीक है, तो ये हमारी पूरी टाइमलाइन चलती आ रही है स्टोन एज से। ठीक है, स्टोन एज से इंडस वैली सिविलाइजेशन आते आते फिर हम लोग ने वैदिक एज तक देखा। अब जैसे हम लोग ने देख चुके कि पहले सेटलमेंट हुआ, फिर एक शहर बसा जहाँ से ट्रेड करना शुरू हुआ, फिर पूजा पाठ, रिचुअल, रिलीजन आया, अब किंगशिप आएगी और क्या आएगा, जनपद आएंगे, महाजनपद आएंगे, एक जगह रहना शुरू होंगे, राजा रजवाड़े बनेंगे और ज़्यादा लोगों के डाइवर्सिफाई होंगी पोर्टफोलियोज। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि महाजनपद कैसे बने और मौर्यन एम्पायर कैसे बना। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा जो पहला टॉपिक वो है महाजनपदास। महाजनपदास की शुरुआत होती है 600 बीसी से 325 बीसी तक। पहले इसे बीसी बोलते थे, बिफोर क्राइस्ट, बट इसे टर्मिनोलॉजी को चेंज किया गया, अब बीसीई बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। ओके, तो महाजनपदास किसे कहते हैं? महाजनपदास मतलब पहले क्या हुआ, लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, तो छोटे छोटे लोग सेटलमेंट में छोटे छोटे जनपद बनने लगे, लोग एक एक एरिया को ऑक्युपाई करने लगे, उसे एक स्पेसिफिक नेम देने लगे, एक स्पेसिफिक वहाँ पे चीज़ें करने लगे। ठीक है, तो उसे जनपद बोला गया। अब उन्हीं जनपद में कुछ प्रोमिनेंट जनपद थे जो बहुत स्ट्रांग थे, जिनके यहाँ पे किंगसी बहुत स्ट्रांग थी, जिनके आगे लोग स्ट्रांग थे, तो उन्होंने लड़ाई करके आसपास के जनपदों को जीत लिया और एक महाजनपद का निर्माण किया। मतलब 3, 4, 5, 6 जनपदों को मिला के एक बड़ा जनपद बना जिसे महाजनपद बोला गया। ठीक है, तो हमारे एंशिएंट टाइम में इन्हीं महाजनपद के बारे में जिक्र है, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास 16 महाजनपद है जिनका जिक्र हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में, बुद्धिस्ट लिटरेचर में, जैनिस्ट लिटरेचर में मिलता है, 16 महाजनपद के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है आयोग की, वो पूछ लेगा कि इस जनपद का नया नाम क्या है, कहाँ पे है, अभी मॉडर्न टाइम में ये कहाँ पे है और इसकी कैपिटल क्या थी। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सो है गाइज, आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और अगर आप लोग को मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन अभी बता दूंगा। ओके, तो उन 16 महाजनपदों में जो हमारा पहला जनपद इसके बारे में लोग पढ़ने वाले हैं वो है अंग महाजनपद। ये मॉडर्न डे भागलपुर बिहार में है एंड इसका कैपिटल चंबा है। ठीक है, तो पहला जनपद हम लोग ने क्या पढ़ा, अंग जनपद, जो कि भागलपुर में है बिहार में, और इसकी कैपिटल है वो है चंबा। ठीक है, जो दूसरा है वो हमारा है मगध, जो कि बहुत प्रोमिनेंट महाजनपद है हमारा मगध, जो पटना बिहार, करंटली जो हमारा पटना शहर है बिहार का, वहां पे है मगध जनपद, जिसकी कैपिटल थी राजगृह। पहले राजगृह थे, फिर से बदल के पाटलिपुत्र कर दिया गया था, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों कैपिटल थी। ओके, फिर जो हमारा थर्ड महाजनपद है वो है वज्जी। वज्जी जिस इस समय जो वैशाली शहर है बिहार का, वहां पे वज्जी पहले था। जो
जिसकी कैपिटल थी मिथिला। याद रखेंगे जो वज्जी शहर है हमारा, जो इसमें वैशाली बिहार में है, जिसकी कैपिटल थी मिथिला। तो हम ये देख रहे हैं कि जो प्रोमिनेंट तीन हमारे महाजनपद थे, अंग, मगध और वज्जी, ये तीनों हमारे कहाँ पे हैं? बिहार में। ठीक है, एक की कैपिटल है चंपा, एक की कैपिटल है राजगृह, एक की कैपिटल है मिथिला। ओके, याद रखिएगा ध्यान से। मगध में राजगृह के बाद पाटलिपुत्र को भी कैपिटल बनाया गया था, तो इसे अपने माइंड में रखिएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा है वो है मल्ल प्रदेश, मल्ल महाजनपद, जो कि बस्ती उत्तर प्रदेश, जो करेंटली बस्ती है उत्तर प्रदेश की, उसे मल्ल जनपद बोलते हैं, जिसकी कैपिटल थी कुशीनगर। इसकी कैपिटल है कुशीनगर। यहीं पे गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था उनका, इसे याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में ही बस्ती जो भी करंटली है उत्तर प्रदेश में, वहां पे है ये, जिसका कैपिटल है कुशीनगर। ओके, नेक्स्ट हमारा है जो कि मोस्ट फेमस हमारा काशी, जिसे आज भी हम लोग काशी के नाम से ही जानते हैं, बट अभी करंटली वाराणसी भी लोग इसे बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में है। इसकी कैपिटल सेम वही वाराणसी, और कोई कैपिटल नहीं है इसकी। नेक्स्ट हमारा है कोसला, कोसला महाजनपद, कौशल इसको बोलते हैं हिंदी में। ये करंटली जो श्रावस्ती है हमारा उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती, जहाँ गोंडा बलरामपुर के पास में श्रावस्ती पड़ता है, जहाँ पे बुद्ध भगवान ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया था, सबसे ज्यादा अपने ज्ञान श्रवण यहाँ पे सबसे ज्यादा दिए थे श्रावस्ती में, तो वो कौशला महाजनपद था, जिसकी कैपिटल है श्रावस्ती। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो महाजनपद है वत्स, वत्स जो कि इलाहाबाद, प्रयागराज अब उसका नाम हो चुका है, उत्तर प्रदेश, जिसका कैपिटल था कौशाम्बी। याद रखिएगा, वत्स महाजनपद जो करेंटली मॉडर्न डे प्रयागराज है, उसका कैपिटल उस समय था कौशाम्बी। ओके, फिर जो नेक्स्ट हमारा है वो है छेदी, छेदी महाजनपद, जो कि करेंटली बुंदेलखंड का जो रीजन है, जो इस समय यूपी का सबसे ज्यादा ड्राई रीजन है, जहाँ पे सबसे ज्यादा पानी की कमी है, बुंदेलखंड, वहां पे वो क्या था पहले महाजनपद छेदी, जिसकी कैपिटल है शक्तिमती। ठीक है, याद रखिएगा इसकी कैपिटल क्या है? शक्तिमती, शक्तिमान से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कुरु, सबको पता होगा, महाभारत वाले कुरु, पांडव वाले कौरव। ये दिल्ली और हरियाणा का जो क्षेत्र है, वहां पे इस समय करंटली जो दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र है, उधर एक कुरु राजवंश था, कुरु महाजनपद था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, वही अर्जुन वाला इंद्रप्रस्थ। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है पांचाल, द्रौपदी जी वाला पांचाल, पांचाल नरेश, जो वेस्टर्न यूपी, जो करंटली वेस्टर्न यूपी है, उधर पड़ता है, और इसके कैपिटल है काम्पिल। याद रखिएगा, पांचाल का कैपिटल है काम्पिल। ये कहाँ पड़ता है? हमारा वेस्टर्न यूपी साइड। ओके, फिर हमारा जो नेक्स्ट महाजनपद है सूरसेन, सूरसेन महाजनपद कहाँ? ब्रजमंडल, ब्रजमंडल जो हमारे मथुरा वृंदावन साइड है, उधर सूरसेन महाजनपद था, जिसकी कैपिटल थी मथुरा। याद रखिएगा क्या कैपिटल थी उसकी? मथुरा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट जो कैपिटल है वह है विराटनगर, मत्स्य, जिसकी कैपिटल है विराटनगर, सॉरी, मत्स्य महाजनपद है, जिसकी कैपिटल है विराटनगर, जो कि इस समय रिसेंटली जो करंटली राजस्थान है, यहाँ पे है। मत्स्य में ही हम लोगों ने सुना होगा कि अर्जुन और पांडव ने अज्ञातवास अपना स्पेंड किया था, तो वही वाला मत्स्य राज्य है, जिसका कैपिटल है विराटनगर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है अवंती, अवंती जो कि करंटली जो मॉडर्न डे मालवा प्लेटू जो है उधर पड़ता है। ठीक है, इसका जो कैपिटल है महेशमती, वही बाहुबली वाला महेशमती, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो अवंती का कैपिटल है महेशमती। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट हमारे लास्ट के तीन हमारे महाजनपद है, एक है अश्मका, अश्मका जो नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच का जो उनका कैचमेंट एरिया है, वहां पे था वो जनपद अश्मका, जिसकी कैपिटल है पताली। याद रखिएगा, पताली उसकी कैपिटल है अश्मका की। नेक्स्ट है गांधार, वही शकुनी मामा वाला गांधार, वो करंटली अफगानिस्तान जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसकी कैपिटल है तक्षशिला, वही तक्षशिला, हमारी पढ़ने लिखने वाली तक्षशिला नहीं, वहां पे वाली जो तक्षशिला है वो। नेक्स्ट हमारा कंबोज, कंबोज इस समय करंटली पाकिस्तान में है, जिसकी कैपिटल है राजपुर। कंबोज जो करंटली पाकिस्तान में है महाजनपद, जिसकी कैपिटल है हमारी राजपुर। तो ये हमारे 16 महाजनपद थे। ठीक है, जो हमने पढ़ा आराम से। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें पढ़ना पड़ेगा कि इन 16 महाजनपदों का नाम हमें मिलता कहाँ है। तो बुद्धिज्म की एक टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, बुद्धिज्म की एक टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का नाम उल्लेख मिलता है। और जैनिज्म की एक टेक्स्ट है इसका भगवती सूत्र, जैनिज्म की टेक्स्ट है भगवती सूत्र, इसमें हमें उन 16 महाजनपदों का नाम मिलता है। अब उन 16 महाजनपदों में कुछ महाजनपद थे जो रिपब्लिक थे, यानी कि डेमोक्रेटिक थे, जिसमें वोट होते थे, सिटीजन राजा को चुनता था। ठीक है, वो कौन कौन से थे? तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, उनके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। वो पहले थे वज्जी, मल्ल, शाक्य और कोलियास। कोलियास का जिक्र ज्यादा नहीं मिलता है, बट कोलियास को हम छोड़ भी दें तो वज्जी, मल्ल और शाक्य, ये जो 3 रिपब्लिक है, ये सिटीजन के द्वारा चूज किए जाते थे वहां के राजा। ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे कि ये डेमोक्रेटिक थे। ओके, तो ये तो थे हमारे महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मगध एम्पायर, और उसके बाद हम लोग मॉडर्न पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग मगध के बारे में। तो जो पहला टॉपिक है कि इन 16 महाजनपद में मगध ही एक ऐसा महाजनपद है जो इतना ज्यादा राइज कैसे हुआ, उसका इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया हो। तो उसके 3 मेजर कारण है, 3 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से मगध इतना ज्यादा राइज हुआ, इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग महाजनपद बन के उभरा। वो 3 रीजन क्या थे? रिच आयरन डिपॉजिट, जो हम लोग देख सकते हैं इधर हमारा जो छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू है, उधर हमारा झारखंड वाले एरियाज हैं, पहले एक ही में था ना बिहार झारखंड, तो उधर का रिच आयरन डिपॉजिट हमें वहाँ पे था। तो वो लोग वेपन्स अच्छे से बनाते थे, उनके पास खुद के आयरन थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता, वेपन अच्छे से बनाते थे वो लोग, तलवार भाले सब चीज़। सेकेंडली अलवेल फर्टाइल लैंड, देखिए उस समय प्रोमिनेंट था एग्रीकल्चर,
तो जो गंगा रीजन, वहाँ पे गंगा नदी बहती है, गंगा रीजन है, बूढ़ी गंडक है, बहुत सारी नदी है, तो वहाँ पे बहुत सारे एलुवियल फर्टाइल लैंड है वहाँ पे, ठीक है। तो उनको कृषि एग्रीकल्चर में उनका सरप्लस होता था, तो उससे उनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से फ्लरिश करती थी। वो लोग उस सरप्लस को बेचते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे, उनके पास पैसे आते थे, फिर उनके पास आयरन डिपॉजिट थे, अपना वेपन बनाते थे। और तीसरा, एलिफेंट और हॉर्सेस का यूज वो लोग जो वॉर में करते थे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करते थे। कहा जाता है कि जो महापद्मानंद था मगध का, उसके पास लगभग 20 से 25,000 हाथियों का एक ट्रुप था, ठीक है, और घोड़ों का ट्रुप था। तो लोग उनका यूज बहुत अच्छे से करते थे। उस समय के राजा मोस्टली हॉर्सेस का यूज करते थे, बट ये लोग हाथियों का भी बहुत अच्छा यूज करते थे। तो ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट रीजन माने जाते हैं जिससे कि मगध का उदय हुआ। बट मैं पर्सनली बोलूँ तो चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि रूथलेस किंग्स। मगर में आप लोगों ने सुना होगा अजातशत्रु जो अपने पापा को मार के गद्दी पे बैठा, फिर उसके बाद हम लोगों ने महापद्मानंद का नाम सुना, उसके बाद हम लोगों ने अशोक चंद्रगुप्त का नाम सुना, फिर अशोक का नाम सुना जो अपने भाइयों को मार के बैठा। तो वो जो रूथलेस थी ना किंग्स के अंदर, जो एक एम्पायर को ऐसा बढ़ाना चाहते थे, एक्सपैंड करना चाहते थे, उसकी वजह से मगध का राइज बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। तो ये 3 या 4 रीजन थे जो मगध के राइज में बहुत ज्यादा मेन फैक्टर थे, ठीक है। तो इसलिए मगध का राइज ज्यादा हुआ सारे महाजनपदों में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डायनेस्टीज की मगध में कौन कौन सी डायनेस्टीज ने कब कब रूल किया, ठीक है। टाइमलाइन वाइज पढ़ेंगे जिससे आपकी मेमोरी में चीजें इंप्लांटेड रहे, आप उसे भूलो ना। तो जो पहली डायनेस्टी थी मगध किंगडम की वो थी हर्यंका डायनेस्टी, जिसकी शुरुआत होती है 544 बीसीई से 412 बीसीई तक। मैंने यहाँ पे बीसी लिखा है क्योंकि टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है, बीसीई बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। न्यू एनसीईआरटीज में बीसीई मेंशन्ड है। तो हर्यंका डायनेस्टी ने 544 बीसीई से 412 बीसीई तक मतलब 132 साल मगध पे राज किया, ठीक है। इस डायनेस्टी के सबसे प्रोमिनेंट किंग, सबसे इंपॉर्टेंट राजा जिनको माना जाता है वो थे बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार जो 544 बीसीई से 492 बीसीई तक 492 बीसीई तक यहाँ पे राज किए, जिनको हम लोग मानते हैं कि इन्होंने हर्यंका डायनेस्टी का स्थापना की, ठीक है। इनका नाम था बिंबिसार। इन्होंने मगध को बढ़ाया कैसे, देखिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने की। इन्होंने मैरिज अलायंसेस की, मतलब शादी कर लो दहेज में ले लो, शादी कर लो तो किसी से झगड़ा नहीं होगा, वो हमारा दोस्त बन जाएगा, हमारा फ्रेंड बन जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग अपना बढ़ा सकते हैं मगध को, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो जो इन्होंने मैरिजेस की वो कहाँ की, पहले उन्होंने काशी को पाया, दहेज में शादी किससे की, कोशला है प्रसेनजित की बहन, उनसे शादी की, काशी दहेज में उनको मिल गई, ठीक। फिर उन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस जो चेटक राजा है उनकी बहन और मादरा की प्रिंसेस से शादी की, ठीक है। तो उनसे उनको वहाँ की जो लैंड थे, वहाँ की जो जमींदारी थी वो मिल गई, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, अंग प्रदेश को कांकर किया, राजगृह को बनाया कैपिटल, और जो पहले राजा हुए जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी रखी। देखो इनको पता था कि आजकल ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब युद्ध होगा तभी आप सबको इकट्ठे करोगे, उन्होंने स्टैंडिंग आर्मी रखी। उनको चाहे लैंड देते हो चाहे पैसा देते हो, बट उन्होंने एक आर्मी, जैसे हम लोग यहाँ जो अभी करंट मॉडर्न डे में स्टैंडिंग आर्मी है ना, कि कभी भी युद्ध हो रेडी रहते हैं, तो ऐसे पहले राजा हुए जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी रखी, ठीक। यही वो राजा है जिन्होंने जीवक जो बहुत बड़े फिजिशियन थे, बहुत बड़े फिजिशियन थे, उनको अवंती भेजा, किसके लिए, प्रद्योत राजा की हेल्थ खराब थी, उनकी हेल्थ को सही करने के लिए अपने यहाँ के खुद के फिजिशियन को, जीवक को भेज दिया उनको सही करने के लिए, अवंती के राजा को। तो क्वेश्चन आएगा कि जीवक किसके कोर्ट में थे, तो आप बोल दीजिएगा बिंबिसार के। बिंबिसार कहाँ के हैं, हर्यंका डायनेस्टी के। बिंबिसार ने जीवक को कहाँ भेजा, अवंती भेजा। किसके लिए अवंती भेजा, प्रद्योत के लिए, राजा प्रद्योत के लिए। तो ये 4 क्वेश्चन यहीं से बन गए, ठीक, इसको याद रखिएगा। फिर इन्हीं के जो लड़के हुए जिनके बारे में अभी पहले मैं डिस्कस कर रहा था रूथलेस किंग में, इन्हीं के लड़के हुए जिनका नाम हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 492 बीसीई से 460 बीसीई तक रूल किया हर्यंका डायनेस्टी को मगध पर। अपने पापा बिंबिसार को मार के वो गद्दी पे बैठे। उन्होंने अटैक किया अपने मैटरनल अंकल, मतलब अपने मामा पे अटैक कर दिया, प्रसेनजित जो उनके मामा लगते हैं उन पे अटैक करके, और काशी को पूरा कंट्रोल में कर लिया। वो काशी को दहेज में पाए थे, इन्होंने कंट्रोल ही कर लिया अपने मामा को मार के, ठीक है। फिर इनके 2 मिनिस्टर थे जो बहुत ज्यादा फेमस माने जाते थे, वो है वत्सकार और सुनिधा। याद रखिएगा, इनके 2 मिनिस्टर थे जो बहुत ज्यादा फेमस है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, वत्सकार और सुनिधा। अगर कोई पूछे वत्सकार और सुनिधा कौन थे, तो मिनिस्टर थे, किसके कोर्ट में थे, तो किसके, अजातशत्रु के कोर्ट में थे, ठीक है। अजातशत्रु का हर्यंका डायनेस्टी मगध। इनका जो चैरियट था वो बहुत ज्यादा फेमस है, रथ मूसला, जो आपने वो देखा बाहुबली देखी, बाहुबली में जो भल्लाल दे के पास जो रथ था ना, आगे ऐसे लगा रहता था, चक्का जो ऐसे चलता था, वो चक्का कट सबको काटते हुए जाता था, उसको रथ मूसल बोलते हैं। वो मशीन थी जिसको यूज करते थे युद्ध में, ठीक है। उस समय सोचो टेक्नोलॉजी लगाए हुए थे, उस हिसाब से तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी ना। और इन्होंने फिर उसके बाद क्या रखा था, महाशील कंटक, ठीक है, इसका नाम रखा था उन्होंने रथ मूसल का, महाशील कंटक। उसकी हेल्प से उन्होंने वज्जी को जीत लिया, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, वज्जी को ही जीत लिया। अब खुद सोचो यार, उस समय जिसके पास कुछ नहीं, सिर्फ घोड़े हाथी से लड़ रहे हैं, कोई ऐसा आ जाता है जो रथ के आगे ऐसे लोहे का पूरा चक्का लगा दिया, जो चक्का घूमता रहता है, तो भाई ऑब्वियसली आधी सेना तो वैसे डर जाएगी कि यार ये क्या देख लिया हम लोगों ने। इस वजह से उन्होंने वज्जी जीत लिया, ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने अपना फर्स्ट फोर्ट राजगृह में बनाया एंड जलदुर्ग में बनाया, ठीक है। जलदुर्ग में कहा, पाताली में। जब उन्होंने काशी जीती, उधर अवंती जीती, तो पाताली में जलदुर्ग बनाया एंड राजगृह में अपना पहला फोर्ट बनाया, ठीक है।
और जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BCE में, वो इन्हीं के राज्य में होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब होती है? 483 BCE, बिफोर कॉमन एरा में। किसके टाइम पीरियड में? अजातशत्रु के टाइम पीरियड में, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट राजा यहाँ के हुए वो है उदयन। उदयन जो थे वो 460 BCE से 440 BCE तक हरण्यका डायनेस्टी के किंग थे और उन्होंने मगध पे रूल किया। और इन्होंने ही पाटलिपुत्र जो हमारी मगध की प्रोमिनेंट कैपिटल बनी पाटलिपुत्र, उसको फाउंड किया, उसका मतलब उन्होंने नींव रखा, उसको कैपिटल बनाया, ओके। और जो हरण्यका डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे उनका नाम था नागदशक। जो नागदशक थे वो हरण्यका डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, इसको याद रखिएगा, ओके। फिर जो हमारे नेक्स्ट डायनेस्टी उभर कर आई मगध में आफ्टर द हरण्यका डायनेस्टी, दैट वाज शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी अवंती को डिफीट किया और शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना हुई। शिशुनाग डायनेस्टी के हम लोगों ने मानते हैं कब से? 412 BCE से 344 BCE तक शिशुनाग डायनेस्टी ने मगध पर रूल किया। 62 साल इनका रूलिंग पीरियड था, ओके। याद रखिएगा, 62 साल का रूलिंग पीरियड था। इस डायनेस्टी में सबसे फेमस जो राजा हुए वो थे कालाशोक, जो शिशुनाग के सन थे। और इनके टाइम में फेमस क्यों? क्योंकि इनके टाइम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। 383 BCE में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कालाशोक के टाइम पीरियड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी जो डायनेस्टी है वो है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी, ओके। नंद डायनेस्टी 344 BCE से 323 BCE तक मगध पे राज किया। कितने साल? 21 साल, ओके। इस नंद डायनेस्टी के जो मेन रूलर, प्रोमिनेंट रूलर थे, उनका नाम था महापद्मानंद। जो प्रोमिनेंट रूलर थे उनका नाम था क्या था? महापद्मानंद, महापद्मानंद प्रोमिनेंट रूलर थे। इनको उग्रसेन भी जाना जाता है, जिनके पास एक ह्यूज आर्मी होती थी, ठीक है। इनको एक रथ भी माना जाता है। एक रथ इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सोल मोनार्क थे, इनके आगे कोई नहीं टिकता था, इतने बड़े राजा थे कि ये सबको हरा देते थे, इसलिए इनको एक रथ माना जाता था। और पुराणों में इन्हें सर्वक्ष तांत्रक बोला गया, ठीक है। याद रखिएगा, पुराणों में क्या बोला है? सर्वक्ष तांत्रक, ओके। इन्हीं को, जो इसके लास्ट रूलर थे, इनका नाम था धनानंद। धनानंद के टाइम पे ही अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर का इन्वेजन हुआ था इंडिया में, बट वो सतलज नदी के किनारे ही रुक गए थे, ठीक है। यहाँ पे सतलज लिख लीजिएगा, सॉरी नोट्स में मेंशन नहीं है, मेरी मिस्टेकली छूट गया होगा। सतलज नदी के किनारे रुक गए थे क्योंकि उनके आर्मी बहुत टायर्ड थे। और सेकेंडली ऐसी अफवाह हो गई थी क्योंकि धनानंद के पास 10,000 प्लस हाथी की सेना थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसलिए उनके जो सैनिक थे उनका मोराल ही डाउन हो गया अलेक्जेंडर के, तो वहां से वापस भाग गए। बहुत ज़्यादा जीतने आए थे, पूरी दुनिया को भारत में भाग गए, ठीक है। अब इस डायनेस्टी के बाद, नंद डायनेस्टी के बाद हमारे मौर्यन पीरियड की शुरुआत होती है। कहते हैं, एक स्टोरी है ऐसा, आप लोग को पता ही होगा ऑलरेडी जो लोग पढ़ रहे होंगे, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, भले बोरिंग हो। स्टोरी ये है कि जब अलेक्जेंडर आक्रमण करने आया तो उसी समय तक्षशिला में हमारे कौटिल्य जी, जो कि चाणक्य जी वहाँ पे पढ़ रहे थे, जो कर रहे थे, डजंट मैटर, वो आए महापद्मानंद के, धनानंद के कोर्ट में, और उन्होंने बोला कि उधर एक आर्मी आई है जो अटैक करने वाली है हमारे ऊपर, तो प्लीज़ आप उसे पहले ही जाके एक स्टेप फॉरवर्ड लेके उसे जाके हरा के आए। तो धनानंद ऐसा पावर में, हाथी की सेना एंड स्टैंडिंग सेना, सब चीज़ उसके पास थी, तो उसने बोला कोई मुझे हरा नहीं सकता, समथिंग दैट। और कौटिल्य की, मतलब चाणक्य की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दी कोर्ट में, भरे कोर्ट में। तो कौटिल्य ने उसी दिन प्रण लिया अपनी चूटी उटी बांध के कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, तुम्हें गद्दी से उतार दूंगा। बहुत ही ज़्यादा रूथलेस किंग था, तो जनता से बहुत टैक्स लेता था एंड ऑल दैट थिंग, तो जनता भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस तरह कौटिल्य ने क्या किया कि ऐसे रास्ते से जा रहे थे तो जंगल में उन्होंने किसको देखा? चंद्रगुप्त मौर्य जी को देखा, बचपन के फॉर्म में, लाइक 12-13 साल 14 साल का लड़का। उन्होंने कहा मैं इसको राजा बनाऊंगा, और उन्होंने क्या किया कि उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, युद्ध कौशल सिखाए और रणनीति सिखाई और टैक्स वैक्स हर चीज़, जनता को कैसे संभाला, सब चीज़ सिखाया, और जनता का साथ लेके उन्होंने एट द एंड धनानंद को हरा दिया और मौर्यन पीरियड की शुरुआत हुई, मौर्यन एम्पायर की शुरुआत कर दी, ठीक है। तो जो मौर्यन एम्पायर का पीरियड माना जाता है वो ये माना जाता है कि 322 BCE से 185 BCE तक मौर्यन पीरियड रहा, जो कि ओवरऑल 132 साल मौर्यन किंगडम ने 132 साल राज किया मगध पे, ठीक है। तो मौर्यन हिस्ट्री के सोर्सेज हमें कहाँ मिलते हैं कि हाँ एक ऐसा पीरियड रहा होगा, उसके सोर्सेज मिलते हैं हम लोग को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य मतलब चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी हमें देता है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। सेकेंडली मेगास्थनीज की इंडिका बुक, जिसमें 7 कास्ट सिस्टम और स्लेवरी नहीं है मौर्यज में, मतलब मौर्यन एम्पायर में मगध में स्लेवरी नहीं है, इसके हमें सबूत मिलते हैं 7 कास्ट सिस्टम की और नो स्लेवरी की, ठीक है। फिर मुद्र राक्षस की किताब विशाखा दत्त ने लिखी, मुद्र राक्षस की किताब, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी लाइफ स्टोरी है कि हाँ कैसे उनको चाणक्य लाए, कैसे उनको राजा बनाए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मुद्र राक्षस हमें वैशाख दत्त ने लिखी थी, ठीक है, विशाखा दत्त ने। फिर पुरानाज में हमें क्रोनोलॉजी मिलती है, मौर्यन एम्पायर के कौन से राजा कब आए उसकी क्रोनोलॉजी मिलती है इसमें पुरानाज में, जो मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुका हूँ। नहीं पता तो वो क्लास जाके प्रॉपर देख के तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट हमारा बुद्धिज्म में हमें सबूत मिलते हैं, जातक स्टोरी में मिलते हैं, दीपवंसा में मिलते हैं, महावंसा में मिलते हैं, अशोका के रोल बुद्धिज्म में और सोशल लाइफ अशोका क्या कहते हैं उसकी पूरी स्टोरी में बुद्धिज्म में मिलती है।
अब शुरू करते हैं मौर्यन एम्पायर। तो पहले जो राजा हुए जिन्होंने मौर्यन एम्पायर की शुरुआत की, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इनको किंग बोलते हैं, किंग ऑफ किंग्स। इनको लॉयंस ऐसे सिंबलाइज किया जाता है। 322 BCE से 298 BCE तक इन्होंने राज किया मगध पे, ठीक है। इन्होंने डिफीट किया धनानंद को, इन्होंने डिफीट किया सेल्यूकस निकेटर को, इन्होंने डिफीट किया बाकी जितने भी आसपास के राज थे, और इन्होंने अपना जो राज्य है, आप सोचिए, आप खुद सोचिए, दिस इज आवर इंडिया। एक रफ मैप बना रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, समझिए। ओके, तो इन्होंने कहा राज के, सोचिए मगध यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा एरिया अफगानिस्तान इधर लेकर ये पूरा एरिया मौर्यन एम्पायर के कब्जे में इन्होंने ले आया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। इन्हीं के राज में मेगास्थनीज आया, जो कि ग्रीक एम्बेसडर है, जिसने इंडिका लिखी, जैसे कि मैं अपने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। इनके ही राज में 18 ऑफिशियल्स इनके कोर्ट में रहते थे, जिनको अष्टाध्यायी बोला जाता था। क्या बोला था? अष्टाध्यायी। 18 ऑफिशियल इनके कोर्ट में रहते थे, ठीक है। इन्होंने इरिगेशन के लिए एंड वाटर रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए सुदर्शन लेक का निर्माण कराया गुजरात में, ठीक है, सुदर्शन लेक का निर्माण कराया, ओके। एंड एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ के आखिरी समय में इन्होंने जैनिज्म एक्सेप्ट कर ली। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म एक्सेप्ट कर ली। चंद्रगिरी हिल पे पहुंच चले गए, साउथ साइड कर्नाटका साइड, चंद्रगिरी हिल पे चले गए कर्नाटका में, यस। भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु एक जैनिज्म के वो थे, समझ लीजिए ऋषि मुनि जैनिज्म के, उनके साथ चले गए चंद्रगिरी हिल पे कर्नाटका में, और वहाँ पे सलेह खान के द्वारा अपनी जान प्राण त्याग दी। सलेह खान मतलब क्या होता है? धीरे धीरे कम खाते रहना। जैसे आज मान लीजिए 1 किलो खाया, फिर कल 1 किलो से थोड़ा कम, फिर कम, फिर लास्ट तक जाते जाते बॉडी वीक हो जाती है ना, आप आखिरी दिन कुछ नहीं खाते ना, आप डेथ हो जाती है, उसको सलेह खान बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने अपनी जान दे दी। सोचिए, इतना बड़ा राजा जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, वो जैनिज्म के इन्फ्लुएंस में आके उसने राजपाट छोड़ के सलेह खान के थ्रू अपनी जान दी। दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ रिलीजन, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा थोड़ी रिलीजन के नाम पे मारकाट हो रहा है इंडिया में। फिर जो हमारे नेक्स्ट राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के, उनका नाम पड़ा बिंदुसार, ठीक है। ये 298 BCE से 273 BCE, 298 BCE से 273 BCE तक मगध की गद्दी पर है। मगध को इन्होंने राज किया। इन्होंने आजीविका सेक्ट को प्रैक्टिस किया। देखिए, उनके पापा जैनिज्म को प्रैक्टिस करते थे, इन्होंने आजीविका सेक्ट को प्रैक्टिस किया। आजीविका वही मक्खली गोसाल वाले आजीविका सेक्ट को इन्होंने प्रैक्टिस किया। इन्होंने, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइन है, आप कहीं भी उठा के पढ़ लो, ये पढ़ो तो मैंने भी नोट कर लिया, याद रखिएगा। सीरिया के एक राजा थे एंटियोकस फर्स्ट, उनसे इन्होंने वाइन, फिग्स एंड सोफिस्ट मांगे। सोफिस्ट मतलब दार्शनिक। एंटियोकस ने कहा भाई अब वाइन ले जाओ, फिग ले जाओ, बट मैं दार्शनिक नहीं देने वाला, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है, आप समझ, याद रखिएगा आप लोग भी। बिंदुसार को अमृतोकेट्स बोलते थे। ग्रीक एंड पर्शिया को लोग अमृतोकेट्स बोलते थे, क्योंकि इनको बहुत नॉलेजेबल माना जाता था, ओके। इन्हीं के लड़के हुए अशोका द ग्रेट, जिन्होंने रूल किया 273 BCE से 232 BCE तक, ठीक है। अशोका द ग्रेट, इन्होंने बहुत सारी प्रोमिनेंट चीज़ें की, बट जिनका मेन प्रोमिनेंट रोल था वो था बुद्धिज्म को फैलाना, ठीक है। इसलिए बुद्धिज्म में इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो अशोका द ग्रेट ने अपने मिशनरीज भेजे चोलाज, जो साउथ के किंगडम्स थे। लाइक देखिए, आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या। अब ये वाला जो पार्ट था इंडिया का, दैट इज ऊपर वाला, और ये जो अफगानिस्तान वाला पार्ट था, इतना ऑलरेडी कवर्ड था। बिंदुसार ने क्या किया कि ओडिशा एंड ये वाले पार्ट कवर कर लिया, ठीक है, बट नीचे के पार्ट्स रह गए थे, लाइक चोला, चेरा, पांड्या, साउथ इंडियन किंगडम्स रह गए थे, ये वाले पार्ट। तो इससे अशोका ने बाई वॉर नहीं, बाई बुद्धिज्म के फैलाव से इसे पूरा कैप्चर कर लिया। ये इससे सब्सिडरी अलायंस में आ गए, इसके अंडर आ गए मौर्यन एम्पायर के, ठीक है। तो वहीं पे मेंशन है कि चोलाज, पांड्याज और श्रीलंका तक इन्होंने अपने बच्चों को भेजा, सेलोन, सुवर्ण भूमि जस्ट बर्मा जिसे हम लोग बोलते हैं, और 5 ग्रीक किंग इन्होंने यहाँ पे मिशनरीज भेजे बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, ठीक है। अब अशोका के समकालीन, अशोका के टाइम पीरियड में ही ग्रीक में 5 राजा रहे हुए, ठीक है, जिनकी इंफॉर्मेशन हमें सेकंड रॉक एडिक्ट से मिलती है अशोका के। कौन कौन से है? सीरिया में तब रहते थे एंटियोकस सेकंड, एंटियोकस फर्स्ट थे बिंदुसार के टाइम पे, एंटियोकस सेकंड आए अशोका के टाइम पे, ठीक है, सीरिया में सॉरी। फिलाडेल्फिया में रहते थे टॉलमी सेकंड, फिलाडेल्फिया में टॉलमी सेकंड। इजिप्ट में रहते थे एंटिगोनस, मैसेडोनिया में रहते थे मैगस, सेरिना में रहते थे अलेक्जेंडर। अब आपको याद कैसे करें? देखो, एंटियोकस फर्स्ट आपको याद होगा थ्रू बिंदुसार स्टोरी, तो सीरिया में बस उसमें फर्स्ट जगह सेकंड ऐड कर दो, फिलाडेल्फिया में टॉलमी ऐड कर दो सेकंड, इजिप्ट में एंटिगोनस, इजिप्ट मान लो एंटी, मैसेडोनिया, एम से मैसेडोनिया, एम से मैगस, एंड सेरिना में अलेक्जेंडर, ठीक है, याद रखिएगा। अलेक्जेंडर का नाम को वैसे पता है, बस उसको सेरिना में डाल दो, ठीक है। अब अशोकास का जो मेन वर्क था वो था उनके रॉक एडिक्ट्स, कैपिटल पिलर्स,
और माइनर एडिक्ट्स, ठीक है। इससे उन्होंने बहुत ज़्यादा धर्म का प्रचार किया, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन बताई, उस समय सोसाइटी कैसी थी उसकी इन्फॉर्मेशन बताई। तो अशोका के जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, जिनको हम लोग बड़े बड़े रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं, वो 14 हैं, ठीक है। 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, उनमें से 14 की 14 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 14 की 14 में लिखा क्या ये इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता दूंगा। इसमें से 14 में से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले मनशेरा और शाहबागड़ी का जो रॉक एडिक्ट है वो अफगानिस्तान में, ठीक है। इसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट किया, इसमें इन्होंने वहाँ की जो लैंग्वेज है अफगानिस्तान की, खरोस्टी एंड ऑल दैट, उसमें इन्होंने रॉक एडिक्ट बनाई, ठीक है। फिर कलसी रॉक एडिक्ट, जूनागढ़ रॉक एडिक्ट, सोपारा जो कि महाराष्ट्र में है रॉक एडिक्ट, नाला सोपारा वाला कृष्णा वाला, वो महाराष्ट्र वाला रॉक एडिक्ट, यदागुड़ी जो आंध्र प्रदेश में उसके वो रॉक एडिक्ट, धौली और जोगोड़ा ओडिशा में इसके रॉक एडिक्ट, और सन्नाती जो कर्नाटका में ये रॉक एडिक्ट। इनमें इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज यूज की, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड प्राकृत लैंग्वेज यूज की। तो सोचिए अशोका का विजन आप देखिए कि अफगानिस्तान साइड में खरोस्टी स्क्रिप्ट, उसके इधर सीरिया ओरिया साइड में इन्होंने जो सीरियन लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें उन्होंने प्राकृत की स्क्रिप्ट यूज की कि चारों तरफ उनके मैसेजेस एक्जैक्टली क्लियरली लोगों तक समझ में आए। और इन रॉक एडिक्ट से हमें ये भी पता चलता है कि उस समय की जो सोसाइटी थी वो भी पढ़ी लिखी थी। अगर पढ़ी लिखी ना होती तो इतने बड़े बड़े पत्थर लगा के राजा कुछ भी लिखने क्या फर्क पड़ता है। तो इस समय ये नॉलेज भी होती है कि उस समय जो सोसाइटी थी वो एजुकेटेड थी, ठीक है। अब उन रॉक एडिक्ट में क्या क्या लिखा है, ये जो पोर्शन है ये थोड़ा मेरा बहुत ज़्यादा नोट्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा क्लमजी बन गया है, सॉरी फॉर दिस। तो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ, ठीक है, आप प्लीज समझ लीजिए इसे। तो जो पहला रॉक एडिक्ट है, फर्स्ट रॉक एडिक्ट, उसमें इन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस को बैन किया। उस समय एनिमल सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, उसको उन्होंने बैन किया। पब्लिक गैदरिंग बैन की, जैसे अभी कोरोना में मोदी जी ने बैन किया था पब्लिक गैदरिंग, वैसे उन्होंने बैन की होगी, कुछ रहा होगा कोई महामारी कुछ बीमारी फैली होगी तो पब्लिक गैदरिंग बैन की। इसकी इन्फॉर्मेशन में मिलती है रॉक एडिक्ट 1 से, ठीक है। रॉक एडिक्ट 2 से हमें मिलता है सोशल वेलफेयर करो, रॉक एडिक्ट 2 से सोशल वेलफेयर करो, चेरा पांड्या चोला किंगडम, ठीक है। और सत्यपुत्र बोलते थे वो साउथ के साइड को सत्यपुत्र बोलते थे। तो चोला चेरा पांड्या किंगडम के बारे में, प्लस ग्रीक जो किंगडम है उनके बारे में, जैसे मैंने भी बताया उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई यहाँ पे सेकंड रॉक एडिक्ट में। थर्ड में क्या मिला, थर्ड में मिला ब्राह्मण की रिस्पेक्ट करो, और इनके जो 3 थे युक्त, प्रदेश का, राजुकाज, ये क्या क्या होते हैं, ये टैक्सेस थे, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। फोर्थ में इन्होंने कहा क्या है, फोर्थ में कहा भाई एल्डर की रिस्पेक्ट करो, रिलेटिव्स की रिस्पेक्ट करो, और धर्मघोष की स्थापना की, धर्मघोष की स्थापना की, एक नया बनाया इन्होंने धर्मघोष, उसकी स्थापना की, ठीक है। फिफ्थ में इन्होंने क्या किया, फिफ्थ में उन्होंने किया कि भाई स्लेवरी खत्म करो, और धम्म महामात्या की क्या की, अपॉइंटमेंट की, ठीक है। स्लेव्स रखो अगर आप तो स्लेवरी को खत्म करो, या तो स्लेव्स की अच्छी से इज्जत करो, ठीक है। कंडीशन पीपल की क्या क्या रही उस समय वो बताया उन्होंने स्लेवरी के, और धम्म महामात्या की स्थापना की, किसमें, फिफ्थ में, ठीक है। सिक्स्थ में उन्होंने क्या किया, सिक्स्थ में उन्होंने किया कि टॉलरेंस अमंग ऑल सेक्ट्स, कि भाई सब लोग एक साथ रहो। जैसे अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाई होती है, उन्होंने कहा भाई सारे जितने भी उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो थे नहीं, उतने मुस्लिम आए नहीं थे, तो जस्ट उन्होंने बोला कि जो भी शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण ये सब बनते हो सब लोग साथ रहो, ठीक। उन्होंने बोला कि टॉलरेंस रखो सारे सेक्टर में, आप अपने रिलीजन को मानते बट हाँ टॉलरेंस रखो, आप उनकी रिस्पेक्ट करो, आपकी रिस्पेक्ट करो। फिफ्थ वाले में इन्होंने एक और बात कही थी जो मैं शायद मिस कर गया यहाँ पे, कि हर इंसान मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है, समझ रहे हो, सॉरी, तो हर इंसान मेरा बच्चा है, एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड, ओके, ठीक है। फिर उन्होंने 8th वाले में क्या बात कही, 8th वाले में उन्होंने कहा कि धम्म यात्रा की शुरुआत की, इसको बहुत इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिएगा। एक राजा जिसने पूरा वर्ल्ड उसके हिसाब से जीत लिया है, वो एक यात्रा पे जाता है एक धर्म के इन्फ्लुएंस में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखता है कि उसको वो लोग इन्फ्लुएंस हों, उस यात्रा पे जाएं, उसको फॉलो करें, जैसे आजकल हज होता है, केदारनाथ यात्रा होती है, ठीक है। तो वैसे उसने 8th में धम्म यात्रा, जो उसकी पहली जिंदगी की धम्म यात्रा होगी, सोचो कितनी जगह गए होंगे वो, एज अ किंग, एज अ वॉर करने बहुत जगह गए होंगे ना, बट उन्होंने इसी का जिक्र किया धम्म यात्रा का, जो बोधगया गया, बोधि ट्री को देखा जहाँ बुद्ध जी को ज्ञान मिला था, एंड वो कहाँ गया जहाँ बुद्ध जी का जन्म हुआ था, कपिलवस्तु, और कुशीनगर जहाँ उनकी डेथ हुई थी। ये 3 जगह उन्होंने धम्म यात्रा की, जो 8th रॉक एडिक्ट में उन्होंने लिखा। 9th वाले में उन्होंने क्या किया कि भाई फालतू खर्चे ना करो, शादी वादी करते हो, सेरेमनी करते हो भाई लिमिटेड एडिशन में करो, ठीक है, आप ज़्यादा खर्चे ना करो सेरेमनी में, ठीक है। 10th वाले में उन्होंने क्या किया, 10th वाले में कहा कि धम्म और पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन दी, और बोला कि फेम एंड ग्लोरी से दूर रहो। फेम एंड ग्लोरी तो आपको एट द एंड मिल ही जानी है, आप उसके लिए क्रेव ना करो, उसकी क्रेविंग के चक्कर में आप अपनी जो आपका जो पोस्ट है, आपकी जो वैल्यू, आपके जो इंटरनल थॉट्स स्ट्रक्चर उसे ना खराब करो। जैसे आजकल IAS ऑफिसर को देख रहे हो, सब यूट्यूब स्टार बने जा रहे हैं, इंस्टाग्राम स्टार बने जा रहे हैं अपना काम छोड़ के। तो अशोका ने बहुत पहले बोल दिया था फेम एंड ग्लोरी के पीछे मत भागो, ठीक है। किसने बोला इसने फेम एंड ग्लोरी के पीछे मत भागो, 10th वाले में, ठीक है। 11th में उन्होंने क्या किया, 11th में उन्होंने बोला कि धम्म जो है उसको एलोबरेट किया। एलोबरेट मतलब क्या होता है कि भाई धम्म की जो डिफिनीशन है उसको ब्रॉडली बताया कि धम्म क्या क्या हो सकता है, ठीक है। 12th वाले में क्या किया, 12th वाले में उन्होंने कंधार, अफगानिस्तान में है 12th वाला, इसको याद रखिएगा, जिसमें उन्होंने टॉलरेंस अमंग ऑल सेक्ट्स फिर से की, उसकी अपील की। पहले वाले में कर चुके थे, कब किया था टॉलरेंस अमंग ऑल सेक्ट, 7th वाले में, जो इंडिया में लगाया था। भाई अफगानिस्तान में भी ग्रीक आ रहे थे, उधर भी लड़ाई वड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने भाई एक वहां भी लगा देते टॉलरेंस वाला, तो वहां पे भी लगा दिया। 13th जो है लार्जेस्ट,
जितने भी रॉक इंस्क्रिप्शन है 13वां सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। एंड इसमें उन्होंने कलिंग वॉर की पूरा बताया कि कलिंग वॉर कैसे हुआ, कैसे उसने चेंज हुआ कलिंग वॉर के, और जो ग्रीक के 5 किंग हैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए। ठीक है, ग्रीक के 5 किंग के नाम मेंशन किए गए, और ये भी मेंशन किया गया कि अशोका ने अपने बच्चों को साउथ में जो एक किंगडम है सेलोन, जिसे हम लोग श्रीलंका बोलते हैं, वहाँ पे भेजा धर्म प्रचार के लिए। ठीक है, और सेलोन को, साउथ इंडिया को उसने जीत लिया धर्म प्रचार करके, बिना लड़ाई के बुद्धिज्म फैला के जीत लिया। फोर्थ जो कि लास्ट रॉक एडिक्ट है अशोका का मेजर वाले में, उसमें उसने अपील की भाई रिलीजियसली रहो, और लोकेशन बताई कि मेरे इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ है। देखो अब हुआ क्या, इसको याद करने का तरीका देखो। पहला से लेकर 13 उसने बताया कि क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ मैं गया और कैसे कैसे मेरी जिंदगी रही। 14 में बता दिया कि भाई ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ। ठीक, तो याद रखिएगा। पहले में उसने क्या बताया, पहले में बताया कि भाई एनिमल सेक्रीफाइस ना करो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगाओ। दूसरे में बताया कि भाई जिंदगी कैसे जियो, ब्राह्मण की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो। तीसरे में बताया कि ये करो, टॉलरेंस रहो। चौथे में बताया कि धर्म पॉलिसी बनाओ, महामात्य बताया। फिर थोड़ा नीचे आया टॉलरेंस में, फिर बात की उसने धर्म यात्रा की, उसकी बात की, फिर सेरेमनी, ज़्यादा पैसा ना खर्च करो, नॉर्मल लाइफ जियो, फिर टॉलरेंस रखो, फिर से बात की कलिंग वॉर के 13 वाले में बात की। 14 में बताया कि ये सब चीज़ें मैंने कही हैं, ये जाके वहाँ पे आप ले लो, देख लो, ये यहाँ पे है। ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन मैप दे दिया। ठीक है, तो ये तो थी मेजर डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन अशोका के 14। इनसे एक क्वेश्चन बनना पक्का है, चाहे वो मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, चाहे वो ऐसे डायरेक्टली पूछ लेगा, बट ये रट लीजिएगा, भूलिएगा मत प्लीज, रट लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं पिलर एडिक्ट अशोका के। अब अशोका के जो पिलर एडिक्ट है वो 2 जगह बनते 2 जगह थे, उनको एक्सपोर्ट हर जगह किया जाता। पहला बनता था चुनार में और दूसरा बनता था मथुरा में। ठीक है, अब याद रखिएगा, पहला बनता था चुनार में, दूसरा बनता था मथुरा। मथुरा वाला रेड सैंडस्टोन से बनता था, चुनार वाला व्हाइट सैंडस्टोन से या व्हाइट मार्बल या व्हाइट पत्थर से बनता था। इतना याद रखिएगा। पिलर एडिक्ट कितने अशोका के? 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं। ठीक है, अब ये सातों हैं कहाँ, याद रखिएगा। दिल्ली में एक पिलर एडिक्ट, एक मेरठ में है, एक टोपरा में है, एक इलाहाबाद प्रयागराज जिसको हम लोग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, सॉरी फॉर दिस, एक नंदनगढ़ में है, एक अरेराज में है और एक रामपुरवा में है। अब इनमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है देखो आप ध्यान से सुनो। जो लॉयन पिलर है जिसमें 4 शेर वाले लॉयन है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, वो सारनाथ और सांची में, याद रखिएगा। लॉयन पिलर किसमें है? सारनाथ और सांची में। रामपुरवा जो बिहार वाला है, वहाँ पे एक शेर का पिलर है और एक बैल पिलर है, बुल पिलर। कहाँ पे? रामपुरवा बिहार में, याद रखिएगा। पूछ लेता कि बुल पिलर कहाँ है, तो रामपुरवा बिहार। ठीक है, 4 सर वाले शेर कहाँ पे है? सारनाथ और सांची। ठीक, अब मेजर ऑर्डिनरीज हम लोग पढ़ लिए थे, अब हम लोग माइनर ऑर्डिनरीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 9 है, इंपॉर्टेंट 9 है। ठीक है, पढ़ेंगे इसको। एक है सासाराम बिहार, एक है मास्की आंध्र प्रदेश, एक है भाब्रू बैरात राजस्थान, एक है आपका रूपनाथ मध्य प्रदेश, एक है आपका गविमठ, और एक है आपका पालकिंग उंडू कर्नाटका में, एक है आपका सिद्धपुर, एक है आपका रामेश्वर कर्नाटका में, एक है आपका ब्रह्मगिरी कर्नाटका में। याद रखिएगा माइनर रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन आ सकते हैं कि बब्बरू बैराट कहाँ पे राजस्थान, मास्की कहाँ पे आंध्र प्रदेश, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब माइनर पिलर एडिक्ट्स भी, जैसे देखिए मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, मेजर पिलर, माइनर पिलर। ठीक है, अब माइनर पिलर कितने हैं? 4 माइनर पिलर्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो 4 माइनर पिलर्स कहाँ कहाँ पे हैं? एक है आपका सांची मध्य प्रदेश में, एक आपका सारनाथ में, एक आपका इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में, और एक आपका रामपुरवा जो बुल कैपिटल है बिहार में। ठीक है, ये 4 माइनर पिलर्स हैं। रामपुरवा में मेंशन करना मैं भूल गया था, सॉरी फॉर दिस। फिर कुछ पिलर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, उनको तोराई पिलर एडिक्ट बोलते हैं, जो 2 हैं, आप ध्यान रखिएगा। एक रुम्मन देवी पिलर एडिक्ट है, जहाँ पे बुद्ध भगवान का बर्थ किस शहर में हुआ, कब हुआ, इसकी इन्फॉर्मेशन है। वहाँ पे जाके अशोका ने क्या किया? इकोनॉमिक्स, इसको आर्थिक अभिलेख, इकोनॉमिक अभिलेख भी बोलते हैं। सबसे छोटा वाला भी यही है, रोमन दे। अगर पूछे सबसे छोटा कौन सा है? रोमन दे। यहाँ पे जाके अशोक ने टैक्स माफ कर दिया और बलि की एंड कर दी। याद रखिएगा, 2 काम क्या किया अशोक ने? टैक्स माफ किया, बलि की एंड किया। इसी पिलर को आर्थिक अभिलेख भी बोलते हैं, इसी को सबसे छोटा अभिलेख भी बोलते हैं। इसका इसी में बुद्ध भगवान के बर्थ की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, और ये रोमन दे पिलर जो है एक और इंपॉर्टेंट है, हॉर्स पिलर है। घोड़ा वहाँ पे बना हुआ पिलर पे, लॉयन बन गया, बुल बन गया, एलिफेंट होता था, घोड़ा होता था। तो यहाँ पे क्या बनाया? घोड़ा। और अशोका ने ये कब बनवाया? 20th ईयर ऑफ हिज किंगशिप, जब वो 20 साल राजा रहते हो गया, तब वो रोमन देव पिलर बनाता है। ठीक है, जो है कहाँ? लुम्बनी में। ठीक है, और दूसरा जो पिलर क्या है वो है निगालिवा, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, निगालिवा। ठीक है, और अशोका ने केव एडिक्ट्स भी बनाई। भाई देखो, रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, अब केव एडिक्ट। केव एडिक्ट क्या बनाया? 3 केव बनाए, 12 केव्स, जिसमें उसने टॉलरेंस दिखाया। कैसे टॉलरेंस दिखाया? वो आजीविका सेक्ट के लिए था, क्योंकि उसके पापा आजीविका को फॉलो करते थे। जैनिज्म के लिए था, क्योंकि उसके दादाजी जैनिज्म फॉलो करते थे। खुद बुद्धिज्म फॉलो करता था। एंड हिंदुज्म के लिए उसने बना दिया। तो 4 रिलीजन के लिए उसने केव बना दिया, बट बेसिकली आजीविका सेट के लिए था। तो टॉलरेंस माना जाता है। क्यों? 3 12 केव कहाँ पे है? ये बिहार में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट एडिक्ट हैं अशोका के, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोग लेंगे। मेन इंपॉर्टेंट एडिक्ट अशोका के। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से आते हैं? देखिए, जो मास्की का एडिक्ट है, गुर्जरा का एडिक्ट है, नित्तूर का एडिक्ट है और उदयगुलम का एडिक्ट है। याद रखिएगा, चारों नाम, मास्की,
गुर्जरा, नित्तूर, उदयगुलम, ठीक है। ये जो चारों इंपॉर्टेंट एडिक्ट है, इसमें अशोका ने खुद को देवनाम प्रिय और अशोका बताया। इन्हीं चारों में हमें अशोका का नाम मिलता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस अभिलेख में अशोका का नाम मिलता है, और ऑप्शन में इन चारों में से कोई भी आप तुरंत टिक मार देंगे। कौन सा? मास्की, गुर्जरा, नित्तूर, उदयगुलम, इसमें अशोका का नाम अशोका मिलता है या देवन प्रिय। ओके, नेक्स्ट हम लोग रानी पिलर किसे बोलते हैं? क्वींस एडिक्ट, वो कौशाम्बी वाला जो पिलर है हमारा। कौशाम्बी मतलब प्रयागराज, इलाहाबाद। गुड गुड बॉयज, गर्ल्स टू। तो कौशाम्बी पिलर में ये इकलौता पिलर है जहाँ पे कोई एनिमल कैपिटल नहीं है, मतलब उस पर कोई एनिमल कैपिटल, सिर्फ एक पिलर है, ठीक है। इसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं, जिसको हरिसेन ने लिखा था। किसके बखान में? समुद्रगुप्ता के बखान में, कि मेरे राजा भगवान है, मेरे राजा इंद्र है, मेरे राजा अग्नि है, मेरे राजा वरुण है, मेरे राजा यम है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी थी। इस पिलर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस पिलर की, कि इस पिलर में हमें अशोका के साथ साथ बाकी राजाओं की इन्फॉर्मेशन मिलती है। समुद्रगुप्त का तो मैंने ऑलरेडी बताया, बट फिर भी और भी मेंशन है। जैसे कि अशोका के साथ साथ इसमें हमें अकबर की इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें जहांगीर की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और समुद्रगुप्त की इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। कि प्रयाग प्रशस्ति जो कौशाम्बी का पिलर है, उसे हम क्वींस एडिक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसी में याद रखिएगा क्वींस एडिक्ट क्यों बोलते हैं, मैं बताना भूल गया। इसमें अशोका ने अपनी वाइफ का नाम जिक्र किया है, ठीक है। अशोका ने अपनी वाइफ का नाम जिक्र किया है इसी पिलर में, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वींस पिलर, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि अशोकन टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो चाणक्य की सप्तांग थ्योरी कहती है, चाणक्य की, कौटिल्य क्योंकि उनके मिनिस्टर थे, तो उसके सप्तांग थ्योरी कहती है एडमिनिस्ट्रेशन मगध के टाइम पे, मौर्यंस के टाइम पे कैसा था, अशोका नहीं सॉरी मौर्यंस के टाइम पे। एक राजा होना चाहिए, किंग, एक अमात्य होना चाहिए, दैट इज पीएम, एक जनपद होना चाहिए, दैट इज स्टेट, एक दुर्ग होना चाहिए, दैट इज फोर्ट, एक कोष होना चाहिए, दैट इज ट्रेजरी, एक सेना होनी चाहिए, दैट इज आर्मी, और एक मित्र होना चाहिए, दैट इज फ्रेंड। ये इनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस था कि राजा सबसे इंपॉर्टेंट, फिर अमात्य, फिर जनपद, फिर दुर्ग, फिर कोष, फिर सेना, फिर मित्र। ये चाणक्य की सप्तांग थ्योरी कहती है। अगर क्वेश्चन पूछता है चाणक्य की सप्तांग थ्योरी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, तो दिस इज द ऑर्डर, याद रखिएगा, ओके। अब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन कौन से थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोस्ट थे, जिसके बारे में लोग इन्फॉर्मेशन लेते। अकाउंट्स को जो संभालता उसको गोपा बोलते थे, अकाउंट्स को संभालता उसको गोपा बोलते थे, टोपा नहीं गोपा, ठीक है। जो चीफ जस्टिस था क्रिमिनल कोर्ट का, उसको प्रतिष्ठा बोलते थे। क्रिमिनल कोर्ट का चीफ जस्टिस प्रतिष्ठा बोलते थे, कि उस समय भी कोर्ट दो पार्ट में डिवाइड रहता है, क्रिमिनल एक सिविल। तो जो क्रिमिनल कोर्ट था उसको प्रतिष्ठा बोलते थे, जो सिविल कोर्ट था उसके चीफ जस्टिस को धर्मस्था बोलते थे, ठीक है, या व्यवहारिका भी बोलते थे। धर्मस्था या व्यवहारिका, याद रखिएगा, धर्मस्था या व्यवहारिका, चीफ जस्टिस ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है। सन्निदाता चीफ ऑफ ट्रेजरी होता था, मैं थोड़ा नीचे ऊपर लिख गया था तो इसलिए मैंने एरो लगा दिया, सॉरी। सन्निदाता क्या होता था? चीफ ऑफ ट्रेजरी, खुद ही समझो, अन्नदाता या सन्नी, सन्नी मतलब कॉइन, दाता चीफ ऑफ ट्रेजरी। और समहर्ता कलेक्टर ऑफ जनरल ऑफ रेवेन्यू, जो आप लोग बनने वाले हो कलेक्टर, तो उसको समहर्ता बोलते, तो आप लोग समहर्ता हो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि उनके जो विलेज थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी, वो कैसे डिवाइडेड थी। पहले तो चक्र होता था जिसको प्रोविंस बोलते थे, फिर विषय होता था जिसे डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, फिर संग्रामा होता था 10 गांवों का एक समूह, फिर एक ग्राम होता था, विलेज एक गांव, ठीक है। तो ये तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे उन्होंने बांट के रखा था। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं स्टेट, फिर हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट, फिर हम लोग देखते हैं ग्राम, फिर हम लोग देखते हैं कुल, बट अभी क्या है, चक्र, वैश्य, चक्र, विश्य, संग्रामा और ग्राम, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि उनमें टैक्स कैसे कैसे लगते थे। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैक्सेशन से पूछता है मॉडर्न एम्पायर के बहुत ही डीपली जाके। तो सोल्ड आर्टिकल पे लोग 1/10 टैक्स लगाते थे परचेज प्राइस पे। मान लीजिए कोई आपने टीवी बेची और टीवी अपने 10,000 की बेची, तो 1/10 उन्होंने लगा दिया टैक्स, ठीक है, आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, सॉरी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट था वो क्या था, गुद्ध पुरुषार्थ। गुप्त पुरुषार्थ बोलते थे किनको? डिटेक्टिव्स को बोलते थे। दो टाइप के होते थे गुप्त पुरुषार्थ, मतलब डिटेक्टिव्स, गुप्त लिखना चाहिए था बट गुद्धा लिख दिए थे लोग। तो गुप्त पुरुषार्थ डिटेक्टिव्स दो टाइप के होते थे। एक होते थे संस्थान, जो होते थे स्टेशनरी, एक जगह रुक गए, संस्थान। एक होते संचारी, जो होते थे वंडरिंग, रॉयजेंट, संचारी, ठीक है। फिर उस समय पीजेंट टैक्स क्या क्या होते थे, जो पीजेंट्स पे टैक्स लगते थे, 1/4 एंड 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। मतलब अगर मान लो आपने 10 किलो उठाया तो 1/4 लग गया, अब 10 किलो उठाया तो 1/6 लग गया, ये होता था प्रोड्यूस का, ठीक है। रिलीफ मिलता था फेमाइन के टाइम पे, अगर भुखमरी हो गई या मान लीजिए क्रॉप अच्छी ना हुआ, फेलियर होगा, बारिश उस साल नहीं हुई, तो मिलता था रिलीफ। और इसका इन्फॉर्मेशन मिलता कहाँ हमें रिलीफ मिलने का? सोगौरा और महास्थान का जो इंस्क्रिप्शन है, सोगौड़ा का इन्फॉर्मेशन और महास्थान का इंस्क्रिप्शन सॉरी, उसमें हमें मिलता है कि फेमाइन के टाइम पे रिलीफ दिया जाता था। ये प्रोड्यूस टैक्स को नहीं लिया हो गया तो कम कर दिया जाता होगा, ठीक है, दोनों में से जो भी हो। अब हम लोग पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। मौर्यन एम्पायर से क्वेश्चन पूछ लेता भाई, इंपॉर्टेंट है कि मौर्यन एम्पायर में पोर्ट्स कौन कौन से थे। आप लोग सोचोगे मौर्यन मगध में, बिहार में, वहाँ कौन सा पोर्ट, बट हाँ, क्योंकि वो पूरे इंडिया को कवर कर रखे तो उनके पास भी पोर्ट्स होते थे, ठीक है। तो एक नालासोपारा वाला पोस्ट जो महाराष्ट्र में वेस्ट में, और एक भरूच पोस्ट जो गुजरात के साइड है, ये दोनों पोस्ट होते थे हमारे वेस्ट में। और जो ईस्ट का पोस्ट था वो ताम्रलिप्ति है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में। ताम्रलिप्ति नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तांबे मिलते थे, इसलिए उसका नाम ताम्रलिप्ति पड़ा, तांबे में लिपटा हुआ ताम्रलिप्ति, ठीक है।
कॉइन्स क्या यूज होती थी, पंच मार्क्ड कॉइन्स, वो भी मोस्टली सिल्वर। पंच मार्क मतलब समझो एक कॉइन बनाया ऐसा, उसको ऐसा थोड़ा सा एक लोहा कोई गर्म किया, उसमें मोहर वोहर लगी हुई थी, उससे मार दिया ऐसा थोड़े से, तो ये ऐसा घुस गया अंदर, ऐसा मोहर बन गया, तो उसको पंच मार्क कॉइन बोलते हैं। ठीक है, सिल्वर के बनाते थे वो लोग मॉडर्न वाले, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में। अब मॉडर्न आर्ट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। मॉडर्न आर्ट दो टाइप की थी। देखो भाई बहुत सिंपल है, अभी तक जितने भी पढ़े सारे मॉडर्न आर्ट्स ही तुमने पढ़े, बट फिर भी बता देता हूँ। दो बताए, एक रॉयल कोर्ट आर्ट होती थी, एक फोक या पीपल आर्ट होती थी। ठीक है, पॉपुलर आर्ट जिसको बोल सकते हैं। अब जो रॉयल कोर्ट आर्ट होती थी वो तो थी पैलेसेस और पिलर्स, केव्स, स्तूपास एक्सेट्रा, जो भी राजा ने बनवाया, राजा के द्वारा बना, वो हो गया रॉयल कोर्ट आर्ट। पैलेस का राजा ने कब बनाया, आप जाओगे ना कुमारा हाट पटना में, तो वहाँ पे आप देखोगे कि वुडन पैलेस था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का, चंद्रगुप्त मौर्य का। इंडिका में लिखा हुआ है कि ये समझ लो स्वर्ग की तरह था, एकदम स्वर्ग की तरह वुडन पैलेस। ठीक है, कुमारा हाट में अभी भी उसके हमें अवशेष मिलते हैं। ठीक है, पिलर्स आपको मैंने बताया है, केव्स आपको बताया है, 12-12 केव्स वाले, स्तूपा, सांची स्तूपा आपको बताया है, भारूत स्तूपा, सांची स्तूपा, ये सब राजा के द्वारा बनाते थे, तो इसे रॉयल कोर्ट आर्ट बोलते थे। ठीक है, फोक पॉपुलर आर्ट में क्या क्या आ सकता था, अब सुनिए। फोक पॉपुलर आर्ट में था यक्ष और यक्षिणी की फिगर्स। अब वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो यक्ष और यक्षिणी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पता है बुद्धिज्म में होती है। तो फोक पॉपुलर आर्ट में यक्ष और यक्षिणी के फिगर्स बनते थे। कहाँ पे, मथुरा में, और एक कहाँ पे था उसको कमेंट करके बताइए। मैंने बताया अभी जस्ट बताया, मथुरा, और कमेंट करके बताइए, गंधारा, गॉट इट। लॉयन कैपिटल्स हमें कहाँ मिलते हैं, 4 लॉयन वाला मिलता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, सांची सारनाथ में, और 1 लॉयन वाला कैपिटल मिलता है रामपुर और नंदनगढ़ में। याद रखिएगा, अगर पूछे कि 1 लॉयन कैपिटल कहाँ है, तो रामपुर व नंदनगढ़। 4 लॉयन कैपिटल का है, सांची एंड सारनाथ। ठीक है, लॉयन कैपिटल मतलब पिलर्स हैविंग लॉयन एंड टॉप, मैं अपने समझने के लिए लिख किया था, तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बुल कैपिटल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, रामपुरवा बुल कैपिटल ऑलरेडी। रामपुरवा कहाँ है, बिहार में। ठीक है, याद रखिएगा। धौली में कार्ड एलिफेंट है। ठीक है, और कालसी में इंग्रेव्ड है, याद रखिएगा। अगर पूछे कार्ड एलिफेंट मॉडर्न टाइम की कहाँ पे है, तो धौली बताएंगे। अगर पूछे इंग्रेव्ड का है तो कलसी। कार्ड इंग्रेव्ड में फर्क क्या होता है, देखो, कार्ड मतलब होता है एक बड़ा सा पत्थर था, काट काट के हाथी बना दिया। ठीक, इंग्रेव्ड मतलब होता है कि दीवार थी, उस पर खोद खोद के उसको हाथी बना दिया। तो याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब केव्स मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, मॉडर्न एम्पायर में कौन कौन सी बनी। केव्स पहला 12-12 केव्स जो आपको मैंने बताया, सुदामा। इनमें 12-12 केव्स में जो 3 केव इनके नाम है, सुदामा, लोमेश ऋषि और एक कर्ण चौपदा। ठीक है, वर्ड हट भी है। ठीक है, विश्व झोपड़ी इसको बोलते हैं, वर्ड हट। वो याद रखिएगा, वो दशरथ ने बनाया था, उनके पौत्र जी ने बनवाया था, उसको याद रखिएगा। नागार्जुना केव्स भी बनवाया था, उनके दशरथ जी, उनके पौत्र नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, नागार्जुना केव्स और 12-12 केव्स, ये 2 ही केव्स बनाए गए हैं। 12-12 केव्स में कौन कौन से, सुदामा, लोमेश ऋषि, विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपदा। ठीक है, अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल में नॉर्मल चिल्ड्रेन, इन्फॉर्मेशन अबाउट पब्लिक। ये कहाँ मिलता है हमें, कलिंग रॉक एडिक्ट फर्स्ट, जो कि धौली में है। 6th एडिक्ट मान सकते हैं इसको, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका है एडिक्ट्स के बारे में। सो दिस इज द ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एम्पायर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट मौर्यन एम्पायर एंड गुप्ता एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सो दिस इज आवर वीडियो, जिसमें आज हम लोगों ने पढ़ा महाजनपद राज एंड मौर्यन एम्पायर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पोस्ट मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर के बारे में। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, 2-3 बार देखते रहिए, पूरे दिन में एक बार जरूर मिनिमम एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।